नमस्कार। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है और लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन 3 जिसे कह रहे हैं लोग, सरकार चाहती है उसे कहा जाए कि लॉकडाउन ख़त्म करने का ये पहला चरण है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब 17 मई को ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद क्या होगा। सरकार के पास कोई प्लान है क्या, या फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। दूसरे, इस लॉकडाउन से अभी तक हासिल क्या हुआ है। 40 दिन के लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, जो पहले ही उतरी हुई थी नोटबंदी की वजह से, और बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, बिजनेसेस बंद हुए हैं पिछले 40 दिनों में। अब अगर आप लॉकडाउन उठाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने दो फ्रंट की लड़ाई है। तो 17 मई के बाद क्या करेंगे? क्या लॉकडाउन जारी रखेंगे, ये जानते हुए भी कि कोरोना वायरस से लोगों के मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो लॉकडाउन से हासिल क्या हुआ? क्या उसमें रुकावट आई थी कोई? हमें तो रुकावट आई नहीं दिखी, उल्टे अर्थव्यवस्था अलग से कमज़ोर हो गई। तो ऐसे में ये सवाल जायज़ है कि 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन उठेगा, या चरणबद्ध तरीके से फेजेज़ में थोड़ी सी और रियायतें दी जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हालत ख़राब है, लोगों की हालत खस्ता है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी और उनके चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने यही पूछा है। सोनिया गांधी ने पूछा है, आफ्टर May 17 व्हाट एंड आफ्टर May 17 हाउ। 17 मई के बाद क्या क्या करेंगे आप, हमें प्लान बताइए अपना। और 17 मई के बाद जो भी आपने करेंगे, कैसे करेंगे आप। दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस के स्टेट्स हैं, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वो चाहते हैं कि सरकार एक तरफा फैसला मत ले, जैसे पहले लिए हैं। लॉकडाउन लागू करने का फैसला किसी मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई, 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद जो जोन्स में बांटा गया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, इसमें भी किसी मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई, एक तरफा फैसला लिया गया। अब वो पूछ रहे हैं कि 17 मई के बाद क्या करने का इरादा आपका, क्योंकि आपने तो हमारे गले में डाल दिया, फैसले करके जिम्मेदारी हमारे गले में डाल दी, तो हमें भी तैयारी करनी है कि कैसे होगा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये पूरी प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना रहे हैं। जो स्थिति, जो हालात हैं, मुश्किल तो हैं ही, उनको और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं एक तरफा फैसले लेकर। साथ में ही उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की मदद नहीं कर रही है, फाइनेंशियल एड नहीं दे रही है। एक बड़ा ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, राज्यों की मदद नहीं कर रही है, माली तौर पर, पैसे के तौर पर मदद नहीं कर रही है, ऊपर से इकोनॉमिकली एंटी नेशनल एक्ट कर रही है। मतलब अगर माली निगाह से देखा जाए, अर्थव्यवस्था की निगाह से देखा जाए, तो देश के खिलाफ काम कर रही है, पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस बढ़ाकर। कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोविड-19, ये वैसे ही इमरजेंसी है, और कम से कम सरकार को इसका 75 से 85% जो रेवेन्यू आ रहा है ये कीमतें बढ़ाने से, वो राज्य सरकारों को देना चाहिए, ताकि राज्य सरकारों के पास कुछ पैसा हो कोविड-19 हेल्थ और इकोनॉमिक इमरजेंसी से जूझने के लिए। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है, आफ्टर May 17 व्हाट, आफ्टर May 17 हाउ। कौन कौन से ऐसे आधार हैं या मापदंड हैं जो सरकार इस्तेमाल करेगी कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन ख़त्म होगा। अगर सरकार उसको लंबा चलाती है लॉकडाउन को, तो मापदंड क्या होंगे, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कौन कौन सी गतिविधियां खुलेंगी या खुलेंगी भी सही। बात स्पष्ट हो गई, लॉकडाउन से कोरोना वायरस के जो रफ्तार है उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो बढ़ती ही रही है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिगर्स मेरे दोस्त हैं श्याम मीरा सिंह, उन्होंने कुछ फिगर्स दी हैं। पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया कोरोना का, उसके 45 दिन बाद जाकर 100 मामले हुए। 45 दिन, 100 से 1000 केसेस होने में सिर्फ 14 दिन लगे, 1000 से 10,000 होने में 16 दिन लगे, 10,000 से 20,000 होने में सिर्फ 8 दिन लगे, 20,000 से 30,000 केसेस होने में सिर्फ 7 दिन लगे, 30,000 से 40,000 होने में सिर्फ 4 दिन लगे, और 40,000 से अब 50,000 होने में सिर्फ 3 दिन लगे हैं। कोरोना के 53,000 मामले ऐसे, 53,000 से ज़्यादा मामले क्रॉस हो चुके हैं।
जिस दिन लॉकडाउन शुरू किया था उस दिन टोटल कोरोना केसेस सिर्फ 500 के करीब थे, जबकि पिछले 24 घंटे के भीतर ही 3,900 से अधिक कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना को रोक नहीं पाया है, एक्सपोनेंशियली कोरोना बढ़ रहा है। तो ऐसे में 17 मई के बाद सरकार क्या लॉकडाउन जारी रखेगी? अगर जारी रखेगी तो क्या उसको अभी तक फ़ायदा हुआ जो होगा? और अगर जारी रखेगी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जारी नहीं रखेगी तब कोई प्लान है, या फिर एक बार फिर एड हॉक फैसले, या थाली घंटी बजाओ और दिए जलाओ जैसी, या फूल बरसाओ, इस तरह की चीज़ें होंगी, या कोई प्लान है, रोड मैप है? ये सवाल जायज़ है पूछना सरकार से। देखिए, सोशल मीडिया की ताकत देखिए, आप मीडिया की ताकत देखिए कि जहाँ पहले कर्नाटक में कल ट्रेन्स चलनी थी, लेकिन बिल्डर्स की लॉबी के साथ मीटिंग के बाद वो ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई। 3 ट्रेन चलनी थी कल बेंगलोर से दानापुर बिहार के लिए, वो कैंसिल कर दी गई। अब प्रेशर के तहत आकर, मीडिया का प्रेशर था, सब ने आवाज़ उठाई, हमने भी उठाई, वो ट्रेन्स फिर शुरू कर रहे हैं। लोग बाग अपने अपने घरों को जा पाएंगे, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो जहाँ जहाँ जगह जगह फंसे हुए हैं, वो अपने घरों को जा पाएंगे। कर्नाटक ने अपना फैसला दूसरी दफ़े पलटा है, वापस लिया है। अब वहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, रेलगाड़ी चलेगी। सवाल ये उठता है कि जब ये जितने भी मजदूर घरों को जा रहे हैं, ऐसा हमने दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पार्टीशन जब हुआ था सन 47 में, तब की फ़ोटोज़ हमने देखी हैं कि गाड़ियों की छतों पर लोग बैठे हुए हैं, पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ियों में आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से जा भी रहे हैं। इतना बड़ा माइग्रेशन जो हुआ था 1947 का, इतिहास का बहुत बड़ा माइग्रेशन कहा जाता है। इस दफ़े उस स्तर का तो नहीं है, बल्कि उसके आसपास ही है। इतना बड़ा माइग्रेशन जो हो रहा है, लोग इसे पलायन कहते हैं। ये श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं, ये मज़दूर अपने घर जाना चाहते हैं। 40 दिन पिछले लॉकडाउन में बंद है, तनख्वाहें नहीं मिली हैं, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं है, और इनको घर जाने से भी रोका जा रहा था। कर्नाटक में कम से कम अभी भी इनका मूवमेंट पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने अब ट्रेन चलाने की सोची है, वरना लाखों की तादाद में पैदल औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग वापस अपने अपने गाँव को जा रहे हैं। सरकारों को ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही मजदूर हैं, यही फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यही खेतों में काम करते हैं, यही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ काम करते हैं, यही सर्विस सेक्टर हमारा देते हैं, यही हमारे ड्राइवर्स भी हैं, यही हमारा और काम भी करते हैं सब। अब समझ में आ रहा है सरकार को। पंजाब में चिंता हो रही है, बुआई का मौसम है, धान की बुआई कौन करेगा? लेबर नहीं है। कर्नाटक में चिंता हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे शुरू होगी। इसी तरह गुजरात में, सूरत में बहुत बुरा हाल हुआ, आमना सामना हो गया बहुत बड़ी तादाद में मज़दूरों का जो घर वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया कि शहरों ने उनका साथ नहीं दिया है। जब घर वापस जाएंगे तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? नाले की गैस से पकौड़े तलकर चाय बेचेंगे? हाँ, अगर हर कोई नाले की गैस से पकौड़े तलकर बेचेगा और चाय बेचेगा तो उनको खरीदेगा कौन? परचेजिंग पावर है क्या? ले देकर एक ही रास्ता बचता है, मनरेगा। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसका प्रधान सेवक ने बहुत मजाक उड़ाया था। प्रधान सेवक ने ये यहाँ तक कहा था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं ये श्याम मीरा सिंह, इन्होंने फेसबुक पर लिखा है। मनरेगा पर प्रधान सेवक ने कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, कांग्रेस ने आपको बुढ़ापे में घास खोदने के काम पर लगा दिया है। अब ज़रा सुनिए, संसद में प्रधान सेवक ने मनरेगा को लेकर क्या कहा था, कांग्रेस और यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताया था। अब वही विफलता इकलौता सहारा बन रही है। पहले सुनिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।
दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले। भाई, आपने सुना प्रधान सेवक ने क्या कहा। वही मनरेगा आज अकेले ही पूरे देश की रूरल इकोनॉमी को संभाल रही है। सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि हम मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दे रहे हैं, मजदूरों के लिए मनरेगा में दिनों की संख्या बढ़ाकर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान मनरेगा के बल पर मजदूरों की जान बचाने का दावा कर रहे हैं। आज जबकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, तब मनरेगा में निकला पसीना ही लोगों की थाली में रोटी बनकर पहुंच रहा है। शहर और कस्बों में रहने वाली मिडिल क्लास मनरेगा की कीमत नहीं समझ सकती। गांव में पाई पाई के लिए दम निचोड़ देने वाले मजदूरों, किसानों के लिए मनरेगा 2 वक्त के निवाले का नाम है। अब जबकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला गुब्बारा फूट चुका है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला गुब्बारा फूट चुका है और मनरेगा ही काम आ रही है, तब कायदे से सरकार को और ख़ासकर हम तो कहेंगे अपना बड़प्पन दिखाते हुए प्रधान सेवक को इस देश के मजदूरों से माफ़ी मांगनी चाहिए और पिछली सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी ज़मीन से जुड़ी एक नीति ने इस मुसीबत के वक्त में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया है। अब देखना बाकी है कि मनरेगा के लिए कितना पैसा राज्यों को दिया जाता है, कोरोना से लड़ने के लिए कितना पैसा राज्यों को दिया जाता है। हमें इंतज़ार है एक पैकेज का। 3 तरह के पैकेज, 2 तरह के तो मांगे ही जा रहे हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि स्टिमुलस पैकेज दिया जाए, प्रोत्साहन पैकेज। जो अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिवाइवल पैकेज बनाया जाए, जिसमें जीडीपी का 1% नहीं उससे ज़्यादा हो। 5 लाख से 16 लाख करोड़ तक का एक फिगर है जो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत होगी। तुरंत जो है फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, वो एक सर्वाइवल पैकेज की ज़रूरत है, जिसमें मज़दूर के अकाउंट में पैसे पहुँचे, कम से कम 10,000 रुपये पहुँचे या 5,000 पहुँचे, 6,000 पहुँचे। दूसरे, उसको खाना मिले राशन के ज़रिए, पीडीएस के ज़रिए, टारगेटेड पीडीएस हो कि जो डिज़र्विंग है उनके तक खाना पहुँचे। और तीसरे, हमारी जो चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाएं हैं वही काम आ रही हैं इस वक्त। प्राइवेट वाले काम नहीं आ रहे, बहुत कम काम आ रहे हैं। जो चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों का जाल जो बहुत पहले बिछ चुका था, उसको रैंप अप करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। तो सर्वाइवल पैकेज 1, स्टिमुलस पैकेज 2, उस पर भी बहस हो सकती है कि दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए इंडस्ट्री को, और रिवाइवल पैकेज 3। अब 17 मई के बाद सरकार का क्या प्लान है, अगर प्लान है तो हम जानना चाहेंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।